आपको जो दूसरी चीज, ओके, अब मुझे आपको एक चीज और समझानी जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है जनरल एंट्री में। अब आपको मैंने जो कुछ लोगों ने ये 11 शीट मुझे करके भेजी है, उसके अंदर उन्होंने ये मुझे एनालिसिस नहीं दिखाई है। मैंने उनको कहा था कि ये 11 शीट मुझे एनालिसिस के साथ चाहिए, उन लोगों ने डायरेक्टली एंट्री की। ठीक है, मुझे ये एनालिसिस भी चाहिए था कि कौन सा अकाउंट प्लस हो रहा है, कौन सा माइनस हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। तो कुछ बच्चों ने डायरेक्टली मुझे ये एंट्रीज करके भेज दी। अब जो आपको शीट्स आएंगी उसके अंदर आपको डायरेक्टली एंट्री ही करनी है। अब आपको ये एनालिसिस नहीं दिखाना है, ये एनालिसिस अब आपको नहीं दिखाना है। तो सर ये एनालिसिस होगा क्या? बिल्कुल होगा, लेकिन ये आप अपने दिमाग में करेंगे। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या एनालिसिस, आपने क्यों अकाउंट को डेबिट क्यों किया, मैं अब आपसे नहीं पूछूंगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपने किसी अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। अब मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा इसकी एंट्री बताइए, बस खत्म। आपने एंट्री सही बता दी तो चाहे आपने ट्रेडिशनल अप्रोच यूज किया, चाहे मॉडर्न अप्रोच यूज किया, चाहे आपने एनालिसिस कैसे की, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एंट्री से मतलब है। ठीक है, तो अब मैं जब आपको ये इसके बाद 11 शीट के बाद में जो मुझे आपको 12 शीट भेजनी है, वो 12 शीट के अंदर मुझे आपसे डायरेक्टली जनरल एंट्रीज ही लगेंगी, सिर्फ डायरेक्टली जनरल एंट्रीज लगेंगी। आपको डायरेक्टली जनरल एंट्रीज ही मुझे करके देनी है। ठीक है, जी अब ये सर। जनरल ठीक एंट्रीज, है। अब इसको करना कैसे, दिखाना कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आपको क्या करना रहेगा, आपको ऐसे कॉलम बनाने रहेंगे, 5 कॉलम्स प्रॉपर, और आपको नरेशन लिख के करना है, नरेशन लिखना है उसके साथ करना है। आपको डेट का कॉलम बनेगा। डेट कितना बड़ा कॉलम बनता है मालूम है? डेट कोई ट्रिलियन बिलियन में तो होती नहीं, छोटी सी कॉलम होता है, तो उस हिसाब से बनाइए। पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा बनाइए। लेजर फोलियो के लिए छोटा सा कॉलम बनाइए, 2 डिजिट लिखने, ज्यादा बड़ा कॉलम नहीं चाहिए। फिर डेबिट अमाउंट का कॉलम बनाइए, भाई कितने लिखने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए लिखने पड़ेंगे, 10 लाख लिखने पड़ेंगे, इससे बड़ा कॉलम थोड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा लंबा। कुछ लोग बहुत बेतरतीब कॉलम बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का, इतना बड़ा क्यों चाहिए, दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। क्रेडिट अमाउंट का कॉलम भी जितना बड़ा डेबिट का उतना बड़ा क्रेडिट का। भाई कितने अमाउंट, कितना बड़ा, बस मैं बिलियन ट्रिलियन में अमाउंट थोड़ी देता हूँ ट्रांजेक्शन में। आपके पास ज्यादा लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो उतना लिखा जा सके, बस उतना बड़ा कॉलम चाहिए। और इसके अंदर जो कॉलम सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका पर्टिकुलर्स का। सर ये एलएफ में तो कुछ नहीं लिखा है। एलएफ में आपको कुछ नहीं लिखना, आपको खाली रखना है इसको। और आप पहले ऊपर जी साल, यहाँ पे ईयर लिखेंगे, और उसके बाद आप इसके नीचे मंथ्स लिखेंगे, इसके नीचे आप मंथ लिखेंगे, और फिर आप डेट लिखते जाएंगे जैसे जैसे ट्रांजेक्शन। और आपको जनरल एंट्री डायरेक्टली दिखानी है, और इस जनरल एंट्री के अंदर आपको नरेशन लिखना है, और नरेशन लिखने के बाद में वो एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और डेबिट वाले अमाउंट के आगे डेबिट का, इसके आगे डेबिट के कॉलम में, और जो आपका क्रेडिट वाला अमाउंट है उसके आगे क्रेडिट के कॉलम के अंदर आपको अमाउंट लिखना है, ऐसे लिखना। ठीक है, ये इस हिसाब से आपको लिखना है। दूसरी चीज, जब आप एंट्री लिख लेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। जब आप ट्रांजेक्शन आपके हो जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, हर ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री के बाद। आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। आप लोग कुछ बच्चे जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। यू नीड नॉट टू ड्रॉ दिस लाइन, यहाँ पे लाइन नहीं आएगी। लाइन जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो है अमाउंट पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आएगी, बस, और कहीं नहीं आनी लगेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इधर आपको अमाउंट के कॉलम में लाइन नहीं खींचनी, और आपको डेट के कॉलम में भी लाइन नहीं खींचनी। ठीक है, यहाँ वहां कुछ नहीं खींचनी, आपको सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में लाइन खींच के हर एंट्री के बाद में लाइन खींचनी। और एक दिन में 2-2 एंट्री भी हो सकती है, एक दिन में 2-2 एंट्री भी हो सकती है। मैंने इसके अंदर एक ही दिखाई, एक दिन में 2-2 भी हो सकती है। तो इस हिसाब से सर ये तो पिछली बात की तरह ही है, बस इसमें वो मॉडर्न अप्रोच नहीं हो गया। इसके अंदर अप्रोच पूछे ही नहीं ना। आप अप्रोच, तो मैंने आपको बताया था, ये जो अप्रोच आप यूज करते हैं ये आपके मन के लिए है, कि आपको ये सोचने के लिए कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है कि मॉडर्न। आपको सोचने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अभी मुझे आपका डायरेक्ट आंसर चाहिए कि ये डेबिट, ये क्रेडिट, खत्म। आप कैसे वहां तक पहुंचे, क्या सोचा आपने, कौन सा अप्रोच लगाया, या आपकी सोचा, ये हमें मतलब नहीं। मुझे तो ये चाहिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बस ये चाहिए आपसे। यस सर। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछनी है? सर हाँ, इसमें गुड्स को परचेस और सेल करती है। वो मैं बताऊं।
आपको मैंने फॉर्मेट बताया जनरल का, ठीक है। अब मैंने जो चीज आपको अभी तक नहीं समझाई, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चीज क्या है कि बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस करता है उसको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स मतलब जिसका बिजनेस करते हैं, मतलब मेरी दवाई की दुकान है तो मैं दवाइयां खरीदता बेचता हूँ, तो दवाइयां मेरे लिए गुड्स होगी। इसका मतलब नहीं कि मेरी दुकान में फर्नीचर नहीं होगा, मेरी दुकान में फर्नीचर भी होगा जिसमें दवाइयां रखूंगा। मेरी हो सकता है मेरी गाड़ी भी हो, मैं दवाइयां घर पहुंचाता हूँ, उसके लिए एक मेरे लोडिंग रिक्शा ड्राइवर है और एक 2 व्हीलर दे रखा है, जैसे वो जोमेटो वाले वो गाड़ी के पीछे एक डब्बा लगा के लेके जाते हैं, ऐसा मेरी गाड़ी है, उसमें मेरा डिलीवरी वाला बंदा है, वो घर घर जाके दवाइयां भी दे देता है। मैं ये भी काम करता हूँ, दवाइयां घर पहुंचा देता हूँ। मेरी दवाई की दुकान, मेरी दुकान में फ्रिज भी है जिसके अंदर मैं इंजेक्शन या खराब होने वाली दवाइयां रखता हूँ, है ना। मेरी दुकान में एक छोटा सा कंप्यूटर भी है, वो भी। ऐसा थोड़ी कि दुकान में और चीजें होगी, लेकिन गुड्स किसको बोलूंगा? सिर्फ दवाइयों को मैं गुड्स बोलूंगा, बाकी चीजों को मैं एसेट्स बोलूंगा। गुड्स भी एसेट है, लेकिन बाकी चीजों को सिर्फ एसेट बोलूंगा। फर्नीचर को एसेट बोलूंगा, फर्नीचर भी एसेट है ना, फ्रिज भी एसेट है, कंप्यूटर भी एसेट है, गाड़ी भी एसेट है, जो दुकान है वो भी एसेट है। लेकिन गुड्स वर्ड्स किसके लिए इस्तेमाल होगा? सिर्फ उसके लिए जिस चीज को मैं खरीदता बेचता हूँ। मेरी किराने की दुकान, किराने की दुकान पे मेरे पास किराना रखने के लिए डब्बे भी हैं, है ना, बड़े बड़े काट वो है स्टील लोहे के वो पेटियां हैं, मतलब बतेरा सामान। फर्नीचर भी है, मैं भी खुद कुर्सी भी है जिसपे मैं बैठता हूँ, ठीक है। और लेकिन किराने का सामान भी, तो किराने का सामान मैं खरीदता बेचता हूँ, वो गुड्स, उसको गुड्स कहेंगे। मेरे पास एक मतलब सर बिजनेस है अपना, वो गुड्स हो गया। जिस चीज का बिजनेस है, जिस चीज को मेरा काम खरीदने बेचने का है, जिस चीज के लिए मैंने बिजनेस चालू किया, हाँ, जिस चीज के लिए मैंने बिजनेस चालू किया है, जिस चीज के लिए मैं हूं, जिस चीज के लिए मुझे जाना जाता है, जिस चीज के लिए लोग मेरी दुकान पे आते हैं, और जो काम है मेरा, वो मेरा गुड्स, ठीक है। यस सर। अब जब हम गुड्स खरीदते बेचते हैं तो गुड्स का हम एक अकाउंट नहीं बनाते, गुड्स के हम 5 तरह के अकाउंट बनाते हैं, 5 तरह के अकाउंट बनाते हैं। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं उसका नाम है परचेजेस अकाउंट। जब हम बेचते हैं तो उसके लिए अकाउंट बनाते हैं सेल्स अकाउंट। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं गुड्स अकाउंट में नहीं लिखूंगा, मैं परचेज अकाउंट में लिखूंगा। जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मैं सेल्स अकाउंट यूज करूंगा। अभी तक तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जब मशीनरी खरीदते थे तो मशीनरी अकाउंट में ही प्लस करते थे, जब मशीनरी बेचते थे तो मशीनरी में ही माइनस करते थे। फर्नीचर खरीदते थे तो फर्नीचर में ही प्लस करते थे, जब फर्नीचर बेचते थे तो फर्नीचर में ही माइनस करते थे। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा काम ही उसका, उसके और भी रीजन है, वो कारण उसके और भी हम है, बाद में बात करेंगे। लेकिन जब गुड्स मैं खरीदूंगा तो मैं सिर्फ परचेजेस अकाउंट को यूज करूंगा। इसका मतलब जब मैं आपसे कहता हूं परचेजेस अकाउंट, मैं आपको मान लीजिए 2 अकाउंट के नाम देता हूं, मैं आपको 2 अकाउंट मैं आपको देता हूं, एक देता हूं मशीनरी अकाउंट, एक मैं देता हूं फर्नीचर अकाउंट, एक मैं देता हूं आपको परचेज। इसका मतलब एक ये हुआ कि मैं मशीनरी जब खरीदता हूं और बेचता हूं तो दोनों मैं इसी में लिखता हूं। इसके अंदर मैं मशीनरी की खरीदी भी लिखता हूं, खरीदी और बिक्री दोनों लिखता हूं, दोनों लिखता हूं, बिक्री भी लिखता हूं। इसके अंदर मैं फर्नीचर की खरीदी भी लिखता हूं, फर्नीचर की बिक्री भी लिखता हूं। लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ गुड्स की खरीदी लिखता हूं, गुड्स की खरीदी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, खरीदी नगद भी हो सकती है और उधार भी हो सकती है, चाहे कैश में हो चाहे उधार में, दोनों दोनों में आएगा, ऐसा नहीं सिर्फ कैश। ये कैश एंड दोनों, कैश एंड क्रेडिट दोनों, दोनों की खरीदी लिखूंगा परचेज। और अगर मैंने एक सेल्स अकाउंट बनाया है तो सेल्स अकाउंट के अंदर मैं सिर्फ गुड्स की बिक्री लिखूंगा, सिर्फ बिक्री, सिर्फ गुड्स की बिक्री, सिर्फ गुड्स की बिक्री आएगी, खरीदी नहीं आएगी, इसके अंदर सिर्फ बिक्री आएगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जब मैंने गुड्स खरीदे, मेरे को पसंद नहीं आया या खराब आ गए, मैंने वापस कर दिए,
तो भाई उसके लिए फिर अलग अकाउंट बनेगा। वो कौन सा बनेगा? उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। इसको बोलते हैं हम क्रय वापसी खाता। क्रय वापसी खाता, क्रय वापसी खाता। और इसको क्रय खाता, इसको विक्रय खाता। ये क्रय वापसी खाता है। इसी ढंग से जो माल बेचा है वो भी वापस आ सकता है कभी किसी कारण से, उसके लिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसको मैं बोलूंगा विक्रय वापसी खाता। विक्रय वापसी खाता। और एक अकाउंट और बनेगा जो मैंने खरीद तो लिया लेकिन बिका नहीं। ये खाता सिर्फ साल के अंत में बनता है, एंड ऑफ द ईयर। इसको मैं बोलता हूँ स्टॉक अकाउंट। इसको बोलते हैं रहतिया, 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 या स्कंद भी बोलते हैं इसका। ये स्टॉक अकाउंट होता है। तो मतलब क्या हुआ? गुड्स से रिलेटेड जो अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स और स्टॉक, ये 5 तरह के अकाउंट बनते हैं गुड्स से रिलेटेड। सर ये सिर्फ गुप्त बस में होते हैं? ये सिर्फ गुड्स के केस में होता है और किसी में नहीं होता, किसी में नहीं होता। फर्नीचर खरीदी बेचूंगा तो इसी में लिखूंगा, मशीनरी खरीदी बेचूंगा तो इसी में लिखूंगा। लेकिन जब गुड्स खरीदूंगा तो अलग अकाउंट, बेचूंगा तो अलग, बेचा हुआ वापस आएगा तो अलग है सेल्स रिटर्न्स, और मैंने खरीदा हुआ वापस करूंगा तो अलग, और जो बचेगा वो अलग। तो गुड्स के एक तरह से हमारे 5 खाते हो। हाँ। इनके नेचर कौन कौन से होते हैं? अब ये जो क्वेश्चन इसने पूछा है ना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके ऊपर बड़ा विवाद है, बड़ा विवाद है। एक है परचेजेस, एक है सेल्स, सेल्स रिटर्न्स, एक है परचेज रिटर्न्स और एक है स्टॉक। अब मुझसे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है परचेजेस, कुछ लोग कहते हैं, अगर मैं मान लीजिए एक बात बताऊं, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान। वैसे मॉडर्न अप्रोच में भी आसानी है। अगर मैं इसको सबको रियल मान लूं, रियल वास्तविक खाते, तो वास्तविक खाते का रूल क्या है? जब आए तो डेबिट करो, जब जाए तो क्रेडिट करो। तो जब गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएंगे कि जाएंगे? बताइए, जब खरीदेंगे तो गुड्स आएंगे कि जाएंगे? सर आएंगे, सर आएंगे, आएंगे सर गुड्स। तो गुड्स जब आएंगे ना तो भैया गुड्स परचेजेस अकाउंट्स का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। परचेजेस अकाउंट की एंट्री हमेशा डेबिट में ही होगी, क्योंकि जब खरीदे, इसमें लिखना क्या है? खरीदा, खरीदेंगे तो आएंगे, आएंगे तो डेबिट ही होगा। तो परचेजेस तो हमेशा डेबिट ही होगा, हमेशा जी सर। डेबिट। जब बेचेंगे तो जाएंगे, तो जाएंगे तो क्रेडिट होगा। तो मतलब सेल्स अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट ही होगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अब जब खरीदे थे, सॉरी जब बेचे थे तो गए, जिसको बेचे उसने वापस कर दिए, तो जब वापस किए तो हमारे पास आएंगे, डेबिट होगा ना सर? तो ये डेबिट हो जाए, ये डेबिट हो जाए, ये डेबिट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स रिटर्न्स तो हमेशा डेबिट ही होगा। परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न जब खरीद रहे हैं तो आ रहा है, तो जब रिटर्न करेंगे तो वापस जाएगा, तो ये क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट होगा सर। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। स्टॉक, तो कुछ लोग इसको रियल मानते हैं। स्टॉक तो एसेट होती है, स्टॉक हमेशा एसेट होती है, तो स्टॉक डेबिट होता है। स्टॉक के बाद अभी बात, स्टॉक को भी छोड़ दी, स्टॉक संपत्ति होती है। ये मैंने कहा ये एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो जो लोग इसको रियल मानते हैं तो हम ऐसे करते हैं। कुछ लोगों का कहना है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी कि ये जो है परचेज जब हम करते हैं तो इसको एक्सपेंस मानते हैं, और जब हम बेचते हैं तो उसको रेवेन्यू मानना चाहिए। और ये जो है ये रेवेन्यू और एक्सपेंस के उल्टे खाते हैं। ये जो खाते हैं ना, ये टेम्पररी होते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए खुले हैं, इनका नेचर की बात नहीं, ये उल्टा नेचर होगा इसका जो भी है, इसकी बात नहीं। मेन है परचेज और सेल्स की बात करते हैं। तो परचेज अगर एक्सपेंस है मॉडर्न अप्रोच में, तो भैया ट्रेडिशनल अप्रोच में तो नॉमिनल हो गया। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सेल्स को रेवेन्यू मानते हैं तो ये जो है ये हमारा ये भी नॉमिनल हो गया। तो साहब यहाँ पर दोनों व्यू है। अगर एक्सपेंस है तो भी तो डेबिट ही होगा, हाँ सर। और अगर रेवेन्यू है तो भी क्रेडिट ही होगा।
तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको एक्सपेंस माने कि रियल माने। परचेजेस को मैं रियल मानता हूं तो भी डेबिट होगा, एक्सपेंस मानता हूं तो भी डेबिट होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सेल्स अकाउंट रियल है कि रेवेन्यू है। अगर सेल्स अकाउंट रियल है तो भी क्रेडिट होगा, रेवेन्यू हो तो भी क्रेडिट होगा। तो इसके ऊपर अलग अलग राय है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही बोलो, पूछो, तो सेल्स तो रेवेन्यू है, लेकिन परचेज एक्सपेंस भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। एक हुआ ऐसा, एक 12th में आपको मालूम है कि प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जी सर। यस सर। कॉमर्स। तो एक उसमें वाइवा होता है। वाइवा होता है मतलब दूसरे स्कूल के टीचर्स आते हैं आपके स्कूल में और आपका वाइवा लेते हैं। तो 12th के अंदर एक स्कूल में, इंदौर में, एक आए टीचर, और वो उन्होंने मेरे साथ कभी पहले काम किया हुआ था, ठीक है, पढ़ाया हुआ था। तो वो आए, उन्होंने बच्चों से पूछना चालू किया, वाइवा लेना चालू किया। तो थोड़े से किसी बात पे गर्मा गर्मी भी हो गई होगी। उन्होंने पूछा एक बच्चे से, भाई 12th के बच्चे से पूछा जा रहा है, देखिए जो आप 11th में पढ़ रहे हैं ना, वो 12th में भी काम आता है। मैं आपको इसलिए बता, आप ये मत सोचिए 11th के 11th में रह जाएगा। तो सर ये उन्होंने आपने बताया था पहले। तो उन्होंने पूछा, सर हमें बताया था ना आपको। सर तो, सर एक हमने नहीं सुना था। तो बेटा सर हमने भी नहीं सुना। हमने नहीं सुना सर। अरे तुमने सुन लिया तो क्या हो। तो सुनो, इसके अंदर ये है कि जब उससे पूछा बच्चे से 12th के कि बताइए परचेजेस अकाउंट का बैलेंस, परचेज अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो उस बच्चे ने कहा कि रियल कहा या नॉमिनल कहा, ये मुझे ध्यान। उसने मान लीजिए रियल कहा, नहीं उसने नॉमिनल कहा, मान लीजिए नॉमिनल, नहीं बच्चे ने रियल कहा। मैडम ने कहा नहीं रियल नहीं, ये तो नॉमिनल होता है। नो नो रॉन्ग। और भी एक आध पूछा, उसको बाहर कर दी। दूसरा बच्चा है, उससे फिर पूछा उन्होंने क्या होता है परचेज अकाउंट का नेचर, उसने भी वही बात कही जो पहले वाले ने कहा रियल। मैडम का नहीं गलत है, और वो गुस्से हो गई और ये वो बाहर। तीसरा बच्चा है, उससे पूछा उन्होंने। तीसरा बच्चा अपने साथ एक किताब लेकर आया, ठीक है, और उसने बच्चे, मैडम ने पूछा, उसने 11th की किताब खोल के दिखा दी, देखिए मैडम इसके अंदर रियल लिखा हुआ है। मैडम का नहीं नॉमिनल होता। तो वो जो है वो कभी मेरे साथ पढ़ाती नहीं थी, पहले उन्होंने मेरे साथ पढ़ा। तो मैंने, हो सकता है कभी, देख क्या होता है स्कूल में बच्चे होते हैं, मान लीजिए 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है कि मैंने पढ़ाया, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो दूसरी टीचर जो है उससे भी पूछ लेता है, मुझसे भी पूछ लेता है, उसके बाद भी चले गए होंगे पूछने के लिए। तो ऐसा ही हुआ होगा, मैंने क्लास में कुछ बात बोली होगी, तो मेरे स्टूडेंट ने उनसे भी पूछा होगा, तो उन्होंने, उस बच्चे ने कहा होगा कि सर ने तो, सर मैडम क्लास में इसको नॉमिनल बताया, आप रियल कह रहे हैं। तो उनको मेरी बात कन्वी, उनको लग गया होगा कि हाँ डालमिया सर ने ऐसा ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा नहीं डालमिया सर से, उन्होंने वो प्रैक्टिकल बोला, वो इंटरनल का, मैडम ये बच्चे सही तो कह रहे किताब, नहीं डालमिया सर से आप पूछो। उनको फोन लगा हुआ, तो विवाद बहुत बढ़ गया। मेरा कहने का, मेरा ये कहना है, अभी आपको ये चीज मैं बताऊं, तो ये एक बड़ा विवादास्पद पॉइंट है, विवादास्पद। लेकिन मैं ही कहता हूं, इससे फर्क क्या पड़ता है, नॉमिनल हो रियल हो, फर्क क्या पड़ता है, दोनों में डेबिट हो रहा है, दोनों में क्रेडिट हो रहा है। सर असली में से कौन सा अकाउंट है? इसमें बेटा ऐसा होता है कि मैं आपको, मान लीजिए एक, आपने वो देखी है बजरंगी भाईजान मूवी, देखी मूवी बजरंगी भाईजान पिक्चर? नहीं सर, नहीं सर। यस सर सर देखिए। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक बच्ची होती है, वो बच्ची सलमान खान को मिलती है, और वो बच्ची गलती से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आ जाती है, और वो सलमान खान को मिलती है, वो उसको पालने लगता है, ढूंढता है कौन है, नहीं मिलती, पुलिस में भी रिपोर्ट देते हैं, तो उसको पालने लगता है। तो ये मालूम नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, नहीं मालूम, वो कहीं की भी हो सकती है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है, क्या है कुछ, मतलब अब हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तान मुसलमान नहीं कहे, इंडिया सभी का है, लेकिन वो हिंदुस्तानी की है कि पाकिस्तान की थोड़ी मालूम। फिर क्या हुआ, एक बार वो क्रिकेट मैच में दिखाया कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से वो उत्साहित हुई। फिर वो कभी देखते हैं कि वो नॉनवेज खाने का उसको बहुत मन हो रहा था, तब वो समझ में आया कि ये जो है वो कुछ और देश धर्म से, देश से, ऐसा तब कुछ समझ में आया। तो परचेजेस के साथ भी ऐसा है, अगर हमने गुड्स खरीदे हैं, मैंने मान लीजिए ये पेन खरीदे बेचने के लिए, परचेजेस,
तो ये रियल भी हो सकते हैं, नॉमिनल भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी मैं आपको 12 डिटेल में नहीं बताऊंगा, जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तब देखेंगे, आगे जब पढ़ेंगे। इसके अंदर मैंने ये पेन कितने हो गए, 6 पेन, इसके अंदर मैंने 4 पेन बेच दिए और 2 पेन नहीं बेचे। तो 2 पेन जो नहीं बेचे इसको बोलते हैं स्टॉक। 2 पेन जो मैंने नहीं बेचे इसको बोलते हैं स्टॉक। और जो 4 पेन मैंने बेच दिए ये मेरा एक्सपेंस हो जाता है, ये मेरा एक्सपेंस हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, बेचे गए गुड्स की लागत। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि अगर परचेजेस का कुछ हिस्सा बच गया, मैंने नहीं बेचा, तो वो अगर मेरे स्टॉक का हिस्सा हो गया तब वो हो गया एसेट, रियल हो गया वो। लेकिन अगर जो बिक गया, देखो मैंने गुड्स खरीदे थे, मैंने परचेज किए थे गुड्स, तो मैंने जो परचेज किए थे, जो परचेज किए हुए गुड्स हैं उनमें 2 चीज हो सकती है, या तो वो मैंने बेच दिए, सोल्ड आउट, अगर सोल्ड आउट हो गए, और या फिर वो नहीं बिके, अनसोल्ड है। जो अनसोल्ड होते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं, और ये जो स्टॉक होता है ये हमारी एसेट होती है, ये हमारी एसेट होती है, ये हमारी एसेट होती है। दिस इज ऑलवेज एन एसेट, ये एसेट्स होती है। लेकिन जो बिक गया, जो हमने बेच दिया, ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साहब कि परचेजेस के अंदर दोनों है, एक्सपेंस भी है और एसेट भी है। लेकिन जब मैंने गुड्स खरीदे तब तो मुझे नहीं मालूम कि ये बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। ये कब मालूम पड़ेगा कि बिके कि नहीं बिके? साल के अंत में। लेकिन गुड्स तो मैंने आज खरीदे, और जब साल खत्म होगा तब मालूम पड़ेगा कि बिके कि नहीं बिके। मतलब जब साल खत्म होगा तब मालूम पड़ेगा कि वो एक्सपेंस है कि वो एसेट है, अभी तो नहीं मालूम। तो मैं कहता हूं कि अभी आप उसको चाहे हिंदुस्तानी मान लो चाहे पाकिस्तानी मान लो, है तो वो इंसान, है तो वो इंसान। तो आप परचेजेस है तो डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट कर दो उसको। अब इस विवाद में, अभी इस विवाद में मत पड़ो कि वो एसेट है कि वो एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू है, नॉमिनल है कि वो रियल है। आप रियल मान लो तो भी डेबिट होगा, नॉमिनल मान लो तो भी डेबिट। अब वो इंसान है ना, उसको खाना भी चाहिए, उसको आप अच्छे से पालो, उसको सबको अच्छा रहे। तो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो। तो अभी परचेजेस अकाउंट को आप रियल मान लो, नॉमिनल मान लो, कुछ भी मान लो तो होगा। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। सर परचेस कभी क्रेडिट नहीं होता है क्या? गलती से कभी कभी होता है, कभी होता है सर जैसे कि कभी होता है, कभी होता है, होता है। लेकिन सामान्यतः परचेज हमेशा डेबिट ही होगा। यस सर। और बहुत ही अपवाद की स्थिति में परचेजेस कभी कभी क्रेडिट तो हो सकता है, लेकिन सेल्स तो कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए बहुत अपवाद की स्थिति होती तब होता है। अपवाद की स्थिति मतलब कभी हम पढ़ेंगे त्रुटि, गलती हो गई तो गलती से हमने कुछ और कर दिया तो हमें सेल्स को डेबिट करना पड़ता है, नहीं तो सेल्स डेबिट नहीं होता। परचेजेस कभी कभी क्रेडिट होता है, लेकिन वो हम बाद में बात करें, एक एक करके बात करें, अभी नहीं। सारी अभी खोलेंगे जी तो सर। धीरे धीरे। जी सर। सर इसकी भी क्लास है अभी हमारी? हाँ अभी क्लास है आपकी, ठीक है। तो कल हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। आज मैं क्लास सर अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर मेरे कुछ क्वेश्चन